ब्रैग्स इक्वेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू कि हम पता लगा सकते हैं क्रिस्टल के इनर स्ट्रक्चर के बारे में। आइए जानते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन से कैसे हम पता लगा सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रैग्स इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में जानकारी देनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो है इंटरफेरेंस। आप जानते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव्स जो किसी भी एक कोहेरेंट सोर्स से निकलती हैं वो इंटरफेयर कर सकती हैं एक दूसरे से। और इंटरफेयर कैसे कर सकती है? दो तरीके से। एक हो सकता है आपका कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। तो ये डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच? अगर ये दो वेव्स सेम फेज में हो, जैसे ये दो वेव्स ले लें और ये अगर सेम फेज में, ये दोनों अगर इंटरफेयर कर रही हैं, उस केस में क्या होगा? ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और कंस्ट्रक्टिवली जब इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जबकि दूसरा केस अगर हम ले लें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, इस केस में जो वेव है वो डिफरेंट फेजेज में अगर हैं दो वेव्स, जैसे इसका अगर ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव, और इसका यहाँ पर इस पॉजिटिव के पैरेलल में इसका नेगेटिव फेज और इसके पैरेलल में इसका पॉजिटिव फेज, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, इस केस में क्या होगा? ये दोनों जो एम्पलीट्यूड हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये जो वेव है इसकी इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें की वेव की इंटेंसिटी घट जाती है। एक दूसरा टर्म जो कि हमें जानना जरूरी है वो है डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मली हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि हम कंसिडर करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अराउंड एनी शार्प कॉर्नर्स। अब शार्प कॉर्नर्स में कितना शार्प होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उस जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम स्टडी कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो डिफ्रैक्शन है जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बढ़िया सा अगर एग्जांपल ले लें, जैसे आप ब्लेड, ये जो रेजर ब्लेड होता है उस ब्लेड को उस ब्लेड की परछाई अगर हम देखें सन रेज में, तो वहां क्या दिखेगा कि जो एज है जहां पर उसका ये जो धार वाला जो पार्ट है उसकी जो परछाई होती है वो हल्की सी कम काली होती है और पोर्शन के तुलना में। वो क्यों कम काली है? क्योंकि जब लाइट उस धार के संपर्क में आता है तो उस समय वो सीधी रेखा में न चल के थोड़ी सी बेंट हो जाती है, और बेंट किधर की ओर होती है? जिधर वो ये जो आपकी परछाई है और ज्यादा। इस केस में क्या होगा कि अगर इस ये जो धार की जो इस शार्प जो ब्लेड है उसके धार को अगर की परछाई को अगर हम रिजॉल्व करके देखें या किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वहां क्या दिखेगा हमें? डार्क और ब्राइट बैंड्स। ये डार्क और ब्राइट बैंड कब बनती हैं? ये तभी बन सकती हैं जबकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो वेव्स के बीच में। तो अगर डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन क्या है? दो चीजों का मिक्सचर है। वो कौन से दो चीजें? फर्स्ट है इसमें रिफ्लेक्शन और दूसरा है इंटरफेरेंस। तो रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन आपको पता है कि कोई भी लाइट रेज चमकीली सतह पर जब आती है तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये तो सिंपल फिनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन का। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि ये जो लाइट रेज जो बाहर आ रही हैं इसमें से कुछ जो वापस जा रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, इनके बीच में अगर इंटरफेरेंस हो और अगर ये इस
ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो तब लाइट की जो रेडिएशन बाहर निकलेगी वो डार्क और ब्राइट बैंड्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये जो केस है ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो एक्स रेज को डिफ्रैक्ट क्यों करता है। इसलिए एक ये जो टर्म है, द क्रिस्टल कैन डिफ्रैक्ट एक्स रेज बिकॉज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन ए क्रिस्टल लैटिस इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या है। ये जो क्रिस्टल के लैटिस है, ये जो लेयर्स हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, इन लेयर्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो ऐसे हम दिखा सकते हैं दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है ये उसी ऑर्डर का होता है जैसा कि एक्सरेज की वेवलेंथ होती है। तो अब अगर ये सेपरेशन उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का कि एक्सरे की वेवलेंथ है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करने लगती हैं। किसके लिए? एक्स रेज के लिए। और यही रीजन है कि क्रिस्टल डिफ्रैक्ट कर सकती हैं एक्स रेज को। अब आइए इस फिगर में देखें, यहाँ एक सोर्स है एस, ये सोर्स ऑफ एक्सरे है जहां से कि एक्स रेज बाहर निकल रही है। और हमें पता है कि जब किसी एक सोर्स से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आती है तो वो नॉर्मली सेम फेज में होती है। तो यहाँ हम दो रेज कंसिडर कर रहे हैं, रे 1 और रे 2। ये जो रे 1 और रे 2 है, इसमें से ये जो फर्स्ट रे है, इसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, यहाँ सी ये जो एटम है इस एटम से टकराया और फिर वापस चला गया डिटेक्टर के पास जी पॉइंट पे। यहाँ सेकेंड रे ए से स्टार्ट हुआ। हमें पता है कि एक्स रेज क्या होती हैं, एक्स रेज ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि पेनिट्रेट कर सकती हैं क्रिस्टल लैटिस को। तो ये अंदर गई और अंदर जाके ये जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई और वापस आई कहाँ? पॉइंट एच पे। ठीक है, तो ये दोनों रेज, तो इसमें फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई और सेकेंड रे जो यहाँ से चली थी वो पेनिट्रेट की यहाँ तक आई और फिर वापस गई एच पॉइंट पे। अब यहाँ देखिए ये जो दोनों रेज हैं, इन दोनों में से पहली ने ये जो फर्स्ट रे है इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये जो सेकेंड रे है इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इधर की तरफ, ये जो यहाँ डी पॉइंट पे दिखाया गया है, ये पॉइंट डी, और ये यहाँ से इधर की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एफ पॉइंट पे। ठीक है, इन दोनों परपेंडिकुलर को अगर हम ड्रॉप करें तो ये जो डिस्टेंस होगा बी से लेकर सी तक, और फिर ये जो डिस्टेंस होगा ए टू डी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। इधर अगर हम आ जाए रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, ये है रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1, और ये है रिफ्लेक्टेड रे 2। यहां पर अगर हम देखें C2 फ्रॉम C टू G और इधर फ्रॉम F टू H, ये दोनों जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर इन दोनों रेज में डिफरेंस आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा है? इस डिस्टेंस के कारण, DE, ये जो डिस्टेंस है DE प्लस EF, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कि सेकेंड रे एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। तो इन दोनों केसेस में जो दोनों रेज हैं, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, वो पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? दिस पाथ डिफरेंस will be equal to DE प्लस EF। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों रेज हैं, रे 1 और रे 2, ये स्टार्ट कहां से हो रही है? एक स्टार्ट हो रही है पॉइंट बी से और दूसरी स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से। यहां पे अगर हम स्टार्ट करें तो
इस केस में क्या कहा जा सकता है कि जब दोनों रेज बाहर निकल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों फेज हुई, दोनों रेज सेम फेज में। ये ऐसे वापस ये आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आई, और यहाँ आने के बाद फिर ये वापस टकरा के वापस चले गए। सो ये जो डिटेक्टर है यहाँ G तक, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड रे के केस में क्या होगा, ये सेकेंड रे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से आगे बढ़ी, जब ये D पॉइंट पे पहुंची उस समय तक इसका फेज और इसका फेज, ये दोनों फेज क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ से ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जिसे हम पाथ डिफरेंस कहे हैं, D प्लस EF। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वापस इधर जा रही है। तो अगर यहाँ ये जो F पॉइंट है, इस F पॉइंट पर ये उसी फेज में बाहर आए जिस फेज में कि ये फर्स्ट रे बाहर आ रही है, तो आगे भी ये क्या होगा, सेम फेज में होंगे। और जब सेम फेज में होंगे तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ से हम बना लें कि यहाँ पर हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें कि ये कैसे बाहर आए, सेम फेज में बाहर आए। तो अब ये जो फेज में डिफरेंस होगा ये किसके कारण होगा, इसी पाथ डिफरेंस के कारण, जो कितना है, D प्लस EF। अब ये पाथ डिफरेंस ये मैटर करेगा कि ये जो वेव है वो सेम फेज में बाहर आएगी, सेकेंड वेव, या डिफरेंट फेज में बाहर आएगी। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि ये सेम फेज में बाहर आएगी या डिफरेंट फेज में, तो इसको ज्यादा आसान है कि यहाँ समझ लें, इसको सीधा कर लें। ये जो D प्लस EF है, ये हो गया आपका D, पॉइंट D, ये हो गया E, और ये हो गया F, ठीक है। अब यहाँ कंसिडर करें कि ये जो रे है, ये रे ये यहाँ इस तरह से इंटर कर रही है। ये आपने देखा यहाँ पर ये ऐसे आ रही है। अब इसका नेगेटिव फेज स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव फेज यहाँ स्टार्ट हुआ। अब अगर ये DE प्लस EF 1 वेवलेंथ के बराबर हो जाए, ये देखिए ये 1 वेवलेंथ के बराबर हो गया DE प्लस EF, तो उस केस में क्या होगा, ये अगर 1 वेवलेंथ के बराबर होगा, इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ये 1 वेवलेंथ। तो जब ये ऐसे यहाँ बाहर आएगी तो उस केस में क्या होगी, सेम फेज में होगी जैसा कि सेकेंड रे है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये लैम्डा के बराबर हो जाए, ये पाथ डिफरेंस, ये अगर लैम्डा के बराबर हो जाए, तो उस केस में दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो फेज डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस किस तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही कंडीशन हमको चाहिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई डिटेक्टर कोई चीज डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई वेवलेंथ बाहर नहीं निकलेगी या इंटेंसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। तो हमें एक ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें कि दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, और वो कब होगा, जबकि ये जो DE प्लस EF है ये किसके बराबर हो जाए, 1 वेवलेंथ के बराबर। अब यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन, अगर ये 1 की जगह पर 2 वेवलेंथ के बराबर अगर ये हो जा रहा है, तब क्या होगा, ये देखिए 1, ये हुआ 1 वेवलेंथ और ये हो गया 2 वेवलेंथ। तब भी जो ये बाहर निकल रही है वो उसी फेज में है जैसे कि ये रे बाहर निकल रही थी। ये देखिए दोनों के फेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी केसेस में क्या होगा, फेजेस, ये जो वे जिस फेज में कि ये यहाँ F पॉइंट से बाहर निकलेगा, इस पॉइंट से, वो क्या होगा, सेम फेज होगा। इसका मतलब हमें एक कंडीशन पता चले कि पाथ डिफरेंस which is equal to DE plus EF, this must be either equal to lambda or any integral multiple of lambda। मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है उसे या तो लैम्डा के बराबर होना चाहिए या लैम्डा का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से हमें एक कंडीशन पता चली कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू DE plus EF और दिस मस्ट बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा। ये पहली कंडीशन पता चली, इसे हम लिखते हैं इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन 1। पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा।
अभी तक हमने एक पहली कंडीशन जाना कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस मस्ट बी आइदर इक्वल टू लैम्डा या एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जिसे हम लिख सकते हैं n इंटू लैम्डा। अब ये देखिए, ये हमने लिखा है इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है, अब एक दूसरे तरीके से ज्योमेट्रिकली हम कैलकुलेट करें कि ये जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हम यहाँ इस फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फिगर यहाँ बनाया गया है, इस फिगर से कि यहाँ जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, DE प्लस EF। ये जो DE प्लस EF है वो क्या होगा, पार्ट डिफरेंस। अब ज्योमेट्रिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रे है, रे 1, ये थीटा एंगल पर, यहाँ इस थीटा एंगल पे यहाँ गिर रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो रिफ्लेक्शन के केस में हमें पता है कि ये अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। और ज्योमेट्री से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, जो हमने 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, ये भी हो जाएगा थीटा। और ठीक इसी तरह अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो दूसरा ये जो एंगल होगा आपका वो भी क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे होगा, ये है थीटा और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर कितना है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये है आपका 90 डिग्री, तो उस केस में ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह ये दूसरे में ये एंगल थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए कि हम ज्योमेट्री से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट डिफरेंस को। उसके लिए हमने इन ट्रायंगल CDE ये ट्रायंगल ले रहे हैं, CD और CD और E, ये ट्रायंगल, ये इसे हम शो कर सकते हैं, ये ट्रायंगल CDE। इस CDE ट्रायंगल में यहाँ पर अगर हम देखें, साइन थीटा विल बी इक्वल टू DE बाई EC। अब यहाँ देखिए, ये जो EC है, ये EC डिस्टेंस, EC, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जिसे हम D एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू D। ये उस फिगर में भी, जो पिछला फिगर आपने देखा उसमें भी दिखाया गया है, ये किसके बराबर है, D के बराबर। तो इस D के वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू DE बाई ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग D। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट DE क्या है, ये लाइन DE, ये किसके बराबर होगा, ये D इंटू साइन थीटा, D साइन थीटा। ठीक है, ये D साइन थीटा। अब यहां देखिए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CEF, इस केस में क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू EF बाई EC। ठीक है, EF बाई EC। अब यहाँ देखिए, ये जो EC है ये वही है, ये EC और ये EC, ये किसके बराबर है, ये है D के बराबर, ये इस D के बराबर। तो ये जो D है इसको पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ साइन थीटा विल बी इक्वल टू EF बाई D। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं EF, दिस विल बी इक्वल टू D साइन थीटा। तो ये दो वैल्यू निकल गई, DE, ये जो DE है, और निकल गया क्या, EF, ये EF। तो ये
डी और EF यही दोनों का सम क्या है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू DE प्लस EF दिस इज इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। और इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, एक है इक्वेशन 1 जो क्या आया, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, और दूसरा है इक्वेशन, इसे हम अगर इक्वेशन 2 करें, ये इक्वेशन 2 पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या आएगा कंडीशन, 1 और 2 को अगर इक्वेट करते हैं, पार्ट डिफरेंस वो भी है, पार्ट डिफरेंस ये भी है, तो यहाँ से हम कंडीशन ले सकते हैं n इंटू लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू 2D साइन थीटा। ये हो गया ब्रैकेट्स इक्वेशन, n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल जो यहाँ दिखाया गया है, ये थीटा एंगल है जिस पर कि एक्स रेज जिस एंगल से यहाँ आ रही है। ये जो थीटा एंगल है वो क्या है, जिस एंगल पे एक्स रेज उस क्रिस्टल पे गिरती है। ये डी क्या है, डी होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग, या दो एटम्स या दो प्लेन्स, एटम्स का जो प्लेन है उन दोनों के बीच का सेपरेशन। लैम्डा क्या है, लैम्डा है एक्सरे की वेवलेंथ। और ये जो एन है, ये इसकी जो एन की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, एन में भी, दिस में भी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एन बहुत सारी वैल्यूज रख सकता है, 1 2 3 4। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एन अगर 1 है तो क्या होगा, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। एन अगर 2 है तो ऑर्डर होगा सेकंड एंड